Hello, good morning, dear student. Today 9th May 2020, day Saturday. But I hope you are all fine and you will be doing your homework regularly. But our today's science class topic is law of chemical combination of lesson 3rd, atoms and molecules. Okay, beta, let us start our today's class. Okay, beta, first we study about atoms and molecules. What is atoms? All the matter in the universe are made up by atoms. Matter like sugar, salt, sand, diamonds, graphite, etc. These are all matters. And all matters are made up by small particle called atoms. Means when we divide the matter, then it can be divided into smallest particle called atoms. But atoms cannot be further divided into small particles. Our Indian philosopher Maharishi Kanad was the first philosopher who tell about the matter, that matter is made up by smallest particle called atoms. Yes. And beta molecule it is the chemical combination of two or more atoms, may be similar or different. जो मोलिक्यूल होता है वो दो या दो से अधिक जो एटम होते हैं उनके कम्बिनेशन से बनता है, और जो ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ये बेटा केमिकली बॉन्डिंग के द्वारा कंबाइन होते हैं आपस में. ओके और ये जो केमिकल कम्बिनेशन होता है ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा टेक प्लेस होता है. मीन्स अ रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व. हीट जो होती है वो इसके अंदर टेक प्लेस होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसके अंदर कैटलिस्ट के रूप में यूज़ की जाती है, जिसके कारण जो एटम्स होते हैं उनके बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है. ओके नाउ लेट वी स्टार्ट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. व्हाट इज केमिकल कम्बिनेशन? केमिकल कम्बिनेशन क्या है? तो केमिकल कम्बिनेशन के अंदर आता है कि इट स्टेट दैट द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल जो रिएक्शन हमारे पास होती है उसके अंदर जो एटम्स और जो मोलिक्यूल्स होते हैं जैसे वो कंबाइन होते हैं, जब आपस में एटम कंबाइन होंगे या आपस में जो मोलिक्यूल होते हैं मोलिक्यूल बनता है वो उनमें कम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल कम्बिनेशन. मीन्स ये आपस में केमिकली बॉन्ड के द्वारा कंबाइन होते हैं. देयर आर टू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. अब बेटा हम केमिकल कम्बिनेशन के लॉ के विषय में डिस्कस करते हैं कि भाई कितने इसके लॉ होते हैं. जनरली बेटा इसके there are three law of chemical combination. First is law of conservation of mass, and second is law of constant proportions, and third is law of multiple proportion. In our this atoms and molecules chapter we will study about only first two laws. Okay, and next जो हमारे पास जो थर्ड लॉ है ये हम जो हमारी हायर क्लासेस होगी उसके अंदर हम इनको स्टडी करेंगे. ओके फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा जैसे इसके नाम जो बताता है हमें ये कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास मीन मास को कंजर्व करना. मास को कंजर्व करना मीन्स उसको सुरक्षित करना. तो मीन्स एक लॉ, ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के. इट मीन्स इसने कहा बेटा कि जो टोटल मास आपने लिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर उन दोनों जो कॉम्बिनेशन जो होगा तो जो टोटल मास निकल के आएगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा. ओके फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं. देखिए आप लोग जैसे वाटर ले लिया, 1 kg वाटर लिया एंड ½ kg उसके अंदर शुगर आपने डिजोल्व कराई. तो उसके बाद जैसे आपने पहले तो सेपरेटली लिया है 1 kg वाटर एंड ½ kg शुगर, जैसे आपने इन दोनों को मिक्स कराया तो आपके पास जो सॉल्यूशन जो मिलके प्राप्त होगा, आपको जो शुगर सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसमें जो उसका वेट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1.5 kg जो वेट होगा इस सॉल्यूशन का हमें प्राप्त होगा. तो इससे हमें पता लगा कि जो टोटल मास हमने रिएक्टेंट साइड में लिया था कंबाइन करने से पहले, उनको घोलने से पहले जो लिया था वो 1.5 kg हमने लिया था, और जब हमें प्राप्त होता है तो वो भी हमें 1.5 ही प्राप्त होता है. ओके तो इसके अंदर फिर कहता है दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोइन लेवोइजर. ये जो हमारे पास लॉ है इसमें क्या बोला, किसने दिया इसको, एंटोइन लेवोइजर ने दिया. कब दिया बेटा, 1774 के अंदर दिया. ओके और इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो हमारे पास मैटर होता है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ओके यस व्हेन 100 kg
100 ग्राम, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर, व्हेन 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आर डिकम्पोज्ड कम्प्लीटली, देन 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। बेटा इसने कहा कि हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट, हमने एक कंपाउंड लिया और ये जो कंपाउंड है इसका वेट लिया 100 ग्राम। ओके, जैसे इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट साइड में जो न्यू कंपाउंड हमें इसके अंदर प्राप्त होते हैं वो हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का यदि हम जब मास की बात करें तो बेटा कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, तो इसका जो मास नंबर होगा 40 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका मास नंबर 16 हो जाएगा। 40 + 16 कितना हो जाएगा? 56। नेक्स्ट कार्बन और ऑक्सीजन CO2, इसके अंदर हम मास की बात करते हैं तो कार्बन का जो मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो मास नंबर 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक यहाँ पे मास नंबर 16 होता है, तो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन की जो एटम है, तो 16 2 32 हो जाएगा। 32 प्लस में 12 कितना हो जाएगा? 44। और जैसे इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल मास कितना आता है? 100 ग्राम। इट मीन्स ये जो रिएक्टेंट साइड है और जो ये प्रोडक्ट साइड है, इन दोनों के अंदर जो टोटल मास निकल के आया है वो कितना है बेटा? सेम निकल के आया है। ओके, तो इसके अंदर हमने बता दिया कि ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कि इसके अंदर जो मास होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और बेटा इसमें कैल्शियम है, यहाँ पर भी कैल्शियम है, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 कार्बन है 1 कार्बन है। मीन्स यहाँ पर जो एटम है वो भी इसके अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ना तो कोई नया एटम इसके अंदर बनता है ना ही कोई डिस्ट्रॉय होता है। एंड बेटा सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस मीन्स ये कहते हैं बेटा कि जो कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर फिक्स होते हैं। ठीक है, उनके पास जितने भी जो कोई एटम है, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं भाई H2O का हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे एटम, इनके अलावा कोई अदर एक्स्ट्रा एटम हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हमें वाटर का फॉर्मूला प्राप्त करना है तो उसके लिए H2O फिक्स है हमारे पास। ओके, और ये हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं, मीन्स इनमें जो रेशियो होता है इनका वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportion by mass। ये यहाँ पर जो पॉइंट है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये आपस में जो एटम होते हैं, जब भी कोई हमारे पास कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? उनके मास के फिक्स प्रोपोर्शन के साथ होते हैं। और इसको जोसेफ प्राउस्ट ने 1779 के अंदर दिया था। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बेटा वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें इन दोनों का देखिए बेटा, हम इनका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है वो कैसे निकालेंगे? इसने क्या बताया था? मास के हिसाब से। तो हम निकालते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब H2O हमारे पास वाटर का फॉर्मूला है, तो बेटा इसमें देखेंगे, देखिए H2O, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 एटम है, तो यहाँ पर 1 × 2 हो जाएगा। प्लस में ऑक्सीजन जो होता है इसका मास कितना होता है? 16 होता है, तो 16 और प्लस में ये 2, 16 प्लस में 2 कितना हो गया? 18। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो टोटल मास इसका निकल के आ गया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है? इनका रेशियो निकालना है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो इनका रेशियो यदि हम निकालेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का जो मास आ गया वो 2 आ गया, और ऑक्सीजन का जो मास है वो इसके अंदर 80 कितना हो गया? 16 हो गया। ओके, अब जैसे हम इनको जितना हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम इसको लेके आएंगे तो 2 1 जा एंड 2 8 जा, क्या है बेटा? 1:8। ओके, तो इट मीन्स हमारे पास H2O में हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो 1:8 के अंदर फिक्स होती है। हाइड्रोजन 1 में और ऑक्सीजन जो होते हैं उसके 8 पार्ट, हाइड्रोजन का 1 पार्ट होगा, ऑक्सीजन का 8 पार्ट होगा, तब हमारे पास क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इज अमोनिया। अमोनिया की बात करते हैं तो बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है NH3 होता है। अब देखिए इसके अंदर एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। बेटा नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है। ठीक है, इसका जो नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, और मास नंबर यदि हम लिखेंगे तो इसका लगभग क्या होगा? नियरली 2 टाइम्स होगा, तो 14 हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी इसका 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका मास नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। 1 इसका मास नंबर हो गया 3। अब बेटा यहाँ पर कितनी है? 3 हाइड्रोजन है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 14 है, एक ही नाइट्रोजन है, तो 14 × में 1 कर देंगे इसको।
ओके 14 वन जा 14 हो जाएगा, 3 वन जा 3 हो जाएगा। अब बेटा ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब ये आपस में डिवाइड, कोई कुछ भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास 14:3। तो हमेशा याद रखना अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा किस फिक्स प्रोपोर्शन में होती है, 14 और 3 के अंदर होती है। ओके यस। नेक्स्ट हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो बेटा कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बेटा कार्बन का जो मास होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर बताया था वो 6 बताया था, तो इसका जो मास नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो मास नंबर कितना 16 हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। लेकिन बेटा कार्बन एक है तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 1 हो जाएगा, 12 इंटू में 1। यस और फिर रेशियो निकालेंगे इसका किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के मास के साथ। ऑक्सीजन का मास एक का 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आइटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 जा 32। ओके बेटा जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। अब कितना होगा बेटा 3:8। तो ध्यान रखना इसको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं उनका जो फिक्स प्रोपोर्शन होता है उनके मास के हिसाब से वो कितना होता है, हमेशा 3:8 होता है। तो बेटा ये हमारे पास लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ constant proportion। okay भाई, it's enough for today, thank you।